स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं आपके साथ। फिजिक्स में क्लास 12 में चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। आज है इसका आखिरी लेक्चर। अल्टरनेटिंग करंट में आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं, हाफ पावर पॉइंट और बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर, बहुत सारे टॉपिक हो नहीं, हाफ पावर पॉइंट, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एक ही बात है। मैंने यहाँ पे यही लिखा है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर का दूंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ट्रांसफॉर्मर की है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आने वाला। कहानी की शुरुआत हम लोग थोड़ी बहुत करते हैं। पावर का वेरिएशन हम सीखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा के साथ पावर का वेरिएशन कैसे होता है ये देखिए। यहां पर हमने पावर प्लॉट करी और यहां पर हमने ओमेगा प्लॉट किया। हमें पता है ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह से कोई एक पीक मिलता है जहां पर मैक्सिमम पावर मिलती है। दुनिया इस बात को जानती है कि जहां पर पीक मिला वहां पावर का मैक्सिमा है। हमारे लिए यहां पर ये ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट का मतलब है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैं इसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नाम दे रहा हूं। ओमेगा नॉट से कम पर भी पावर कम है, ओमेगा नॉट से ज्यादा पर भी पावर कम है। ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम पावर मिला करती है। ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आपको पता होगी, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा अप्लायंस सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। फिलहाल इसी की बजाय यही ग्राफ इंपेडेंस के लिए पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ भी कर लेते हैं। पेपर में कई बार ये डिजाइन पूछा जाता है। तो शक्ल कैसी है वो देख लें। ये है हमारा इंपेडेंस Z और ये है हमारा ओमेगा। जब भी कभी हमारा ओमेगा 1/√LC होता है, जैसे हम ओमेगा नॉट बोलते हैं, ऐसे समय पर Z जो है वो मिनिमम होता है और उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होती है। नहीं याद है तो रेजोनेंस वाला पिछला लेक्चर देख लीजिए, कहानी पता चल जाएगी। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से जाने वाला है और आपको दिखेगा कि ये रहा ऐसे। आप देखें तो ये रहा ओमेगा नॉट और ये रहा Z मिनिमम, और Z मिनिमम की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर आ जाएगी। इससे पीछे जाएंगे तो इंपेडेंस बढ़ेगा, आगे जाएंगे तो भी इंपेडेंस बढ़ेगा। इंपेडेंस बढ़ेगा, करंट का अपोज करना पड़ेगा, करंट का अपोज करना पड़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो पावर भी घटेगी। इस वजह से ठीक उल्टे ग्राफ बनते हैं। तो दोनों की शक्लें आपको मालूम होनी चाहिए। फिलहाल हाफ पावर पॉइंट या हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं देखो भैया। पावर का ग्राफ बनाओ दोबारा से। क्या होता है पावर का ग्राफ, अभी देख लिया था हम लोगों ने। उसमें हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं वो देखो। ये है P मैक्स, और ध्यान देना बेटा, ये जो P मैक्स हम बना रहे हैं, ये P मैक्स कोई इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है। जो हम पावर लिखते हैं वो एवरेज पावर होती है, ये इंपॉर्टेंट देखना बच्चों। तो अभी तक इसे ओमेगा नॉट और इसे P मैक्स प्लॉट किया करते थे, ओमेगा नॉट और ये रहा हमारे लिए P मैक्स ऐसे। पर अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं। कैसा ट्विस्ट ले आते हैं? हम मैक्सिमम पावर की हाफ पावर डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम की हाफ पावर जब डिसाइड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हाफ पावर तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे अवेलेबल है। और मैथ जो भी बच्चे जानते हैं या पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तो इस बात का अंदाजा सबको है कि इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू को छोड़कर सारी वैल्यूज ऑफ पावर के लिए दो ओमेगास अवेलेबल है। तो ये जो हमने सिलेक्टिवली यहां पावर ली वो एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू की आधी है, P max by 2। ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे मिल रही है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कुछ जैसे A और B। तो हम कहते हैं A एंड B आर हाफ पावर पॉइंट्स। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग A के कोऑर्डिनेट देखें तो A के कोऑर्डिनेट में मुझे ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी मिल रही है और P max by 2 एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू का आधा मुझे पावर मिल रही है। B पॉइंट पे देखें ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी है और यहां पे P max by 2 ये वैल्यू मिल रही है।
इस तरह का कुछ हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं हाफ पावर पॉइंट के बाद। अगली कहानी आती है बेटा बैंडविड्थ की। मैं बैंडविड्थ यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, मैं बैंडविड्थ पीछे ग्राफ में ही बता देता हूँ क्या है। ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2 का जो रेंज है, जैसे हम डेल्टा ओमेगा बुक्स में लिखा पाते हैं, ये कहलाता है हमारा बैंडविड्थ। दिस डेल्टा ओमेगा व्हिच इज समटाइम्स रिटन एज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, माइनस करना ताकि पॉजिटिव आंसर रहे, इसलिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये कहलाता है बेटा बैंडविड्थ। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बैंडविड्थ जो है वो हाफ पावर पॉइंट डिसाइड होने के बाद बनी है। यानी पहले हम हाफ पावर पॉइंट डिसाइड करते हैं और हाफ पावर पॉइंट बताने के बाद बैंडविड्थ डिसाइड करते हैं। तो बैंडविड्थ से हाफ पावर पॉइंट नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, उसका कारण है कि ये उतना हिस्सा है, ये वो हिस्सा है ओमेगा का या फ्रीक्वेंसी के रेंज का जहां पर पावर आधे से ज्यादा है। यानी इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम रेडियो की, फोन की, टीवी की ट्यूनिंग करेंगे, जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको रेडियो बिग सुनना है, बिग एफएम सुनना है, तो बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे अगर हमारा चैनल ट्यून्ड है तो वो फिर भी सुनाई देगा। अगर इस बैंडविड्थ के पीछे और आगे चले गए तो पावर हाफ से नीचे गिर जाएगी, हम डिस्ट्यून हो जाएंगे, आवाज खरखराने लग जाएगी और सुनाई नहीं देगा। तो ट्यूनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बैंडविड्थ के अंदर रहें। जितना ज्यादा शार्प हमें सिग्नल चाहिए, हम चाहते हैं कि जो बैंडविड्थ है वो छोटी से छोटी होती चली जाए। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे मैच करने पर हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होता है, हमें लाउड साउंड सुनाई देता है, टीवी पे अच्छा सिग्नल आता है, फोन पे अच्छी आवाज आती है, नॉर्मल इस तरह की बातें होती रहती हैं। फिलहाल ये बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मैंने यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 लिख दिया है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिमाग में रखना है, ज्यादा कुछ खास इसमें चर्चा है नहीं। फिलहाल बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के बाद एक चीज आती है, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर देखो बेटा क्या है। क्वालिटी फैक्टर को कई किताबों में क्यू फैक्टर लिखा होता है, क्यू फैक्टर लिखें, क्वालिटी फैक्टर लिखें, एक ही बात है। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बच्चा ऊपर रह जाए और जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी या फिर बैंडविड्थ है वो नीचे हो जाए, इनका रेशियो कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। इस क्वालिटी फैक्टर को किताबों में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से डिफाइन किया होता है, इस नाम से भी जानते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर का शुद्ध भाषा में मतलब है कि कितना ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रहा है। एक ग्राफ आप ऐसे बनाइए और एक ग्राफ आप ऐसे बनाइए तो आप कहेंगे ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में सेकंड ग्राफ का रेजोनेंस ज्यादा होगा। कारण क्या है कि इसका देखो तो बैंडविड्थ बहुत छोटा है और दूसरा इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी फैक्टर आपको यही बताने की कोशिश करती है, तो दिमाग में रखें क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज नथिंग बट योर सुंदर क्यूट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। देखो भैया ये ट्रांसफॉर्मर, आपने देखा होगा अपने घर के चारों तरफ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मर टाइप की चीज लगी रहती है, जिसमें कई बार वो फूक जाने पर लाइट भी नहीं आती है। ये 3D में है, इसको 2D का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। ये जो चीज है ये सॉफ्ट आयरन का है। सॉफ्ट आयरन का क्यों होता है वो भी थोड़ी देर में समय के साथ आपको बताया जाएगा। यहां पर एसी सप्लाई लगाई गई, यहां पर लोड लगाया गया। ये ध्यान दें कि हो क्या रहा है ट्रांसफॉर्मर में। सबसे पहली बात, जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क्स विथ एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ काम करता है, किसी और तरह के सोर्स के साथ, डीसी के साथ काम नहीं करता। करने का तरीका देखना क्या है। इसमें तुम करंट बहाओगे, करंट बहाओगे तो इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो उसमें से फ्लक्स गुजरेगा। ये जो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है ये निकलकर सेकंड कॉइल से भी पास होगा, सेकंड कॉइल से पास होगा। अब एसी करंट है, मैग्नीट्यूड फिक्स तो रहेगा नहीं, लगातार करंट बदलेगा।
करंट बदलेगा तो जो फ्लक्स इस कॉइल से निकल रहा है वो बदलेगा, वो बदलेगा तो सेकंड वाली कॉइल में जो करंट जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स भी बदलेगा। तो सेकंड वाली कॉइल कहेगी कि भाई मेरे थ्रू तो फ्लक्स लगातार बदल रहा है, फिर वो अपने करंट की डायरेक्शन बदलेगा, तो जो फ्लक्स ऊपर से जा रहा था वो फ्लक्स नीचे से आएगा। तो इस सेकंड कॉइल में फर्स्ट कॉइल की वजह से जितना फ्लक्स आ रहा है वो समय के साथ बदल रहा है, और समय के साथ बदलता हुआ फ्लक्स किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कराता है और करंट इंड्यूस कराता है। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में आया ईएमएफ, हम कहेंगे ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। हाँ, हम कहेंगे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से नेबरहुड के किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए ये, और वो लगातार अपने आप का फ्लक्स बदलता रहे, इसलिए वैरिंग करंट डीसी ना लेकर एसी ले लिया ताकि मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले। ठीक, अच्छी बात। ये कॉइल ध्यान देना, ये कॉइल जो हमने यहां लगा रखी है, जिसमें हमने सोर्स लगा रखा है एसी, जो फ्लक्स जनरेट कर रही है, इसे इनपुट कॉइल या प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। ये जिसमें इनपुट या प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स पास हो रहा है, इसे सेकेंडरी या आउटपुट कॉइल कहा जाता है। हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा उधर भी और इधर भी। तुम ऐसा पाओगे कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ उसको हम सेलेक्टिवली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई साहब के ईएमएफ से ज्यादा हो जाए या भाई साहब के ईएमएफ से कम हो जाए। यानी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। या तो हम वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे हैं या तो वोल्टेज का स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन करने से मुराद ये है कि हम वोल्टेज या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। इस तरह का कुछ कांड किया जा रहा है। कुल मिला के ये मोटे तौर पे बात है। ठीक, जो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स हैं इसे एनएस डिनोट करते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी में एनपी डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स हैं उन्हें एनएस से डिनोट किया जाता है। कहा यह जाता है कि E S अपॉन EP, इसका प्रूफ भी है फॉर्मूले का, मैं कराने नहीं जा रहा हूं, इक्वल टू NS बाय NP। ये जो NS बाय NP रेशियो है इसे नंबर रेशियो कहा जाता है। नंबर रेशियो का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, जो होगा सेकेंडरी और प्राइमरी के ईएमएफ के रेशियो के बराबर होगा। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा हो गया कि सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा हो गए प्राइमरी से, तो इस इक्वेशन से तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा कि सेकेंडरी का ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी से, और तुम कहने लग जाओगे कि अरे ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप कर रहा है, यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है। इसकी बजाय अगर सेकेंडरी के टर्न्स कम हो गए प्राइमरी से, तो तुम तुरंत कहोगे कि सेकेंडरी का ईएमएफ भी कम हो गया प्राइमरी से। इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन कर रहा है, और स्टेप डाउन करने का मतलब है कि हमारा वोल्टेज आउटपुट में कम आ रहा है 300 वोल्ट और आउटपुट में हम उससे 200 भेज रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो वोल्टेज घटाने और बढ़ाने का काम हम इससे किया करते हैं। ठीक, और वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो पर डायरेक्टली डिपेंड करता है काम खत्म। कॉल तो ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों? एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे को पूछना चाहिए कि आखिर जो सॉफ्ट आयरन की कोर लिखे बैठे हो ये आखिर क्यों सॉफ्ट आयरन की कोर इसमें लगाई गई, ये भी तो बताया जाए। तो सॉफ्ट आयरन की कोर लगे होने के पीछे बहुत कारण है। सुने जरा सॉफ्ट आयरन की कोर के क्या कारण है, बताते हैं। मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं? सॉफ्ट आयरन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि ये आदमी इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। हमें दोनों ही प्रॉपर्टी चाहिए, मैग्नेटाइज स्ट्रांगली हो जाए, लेकिन जब उसको डीमैग्नेटाइज करें, रिवर्स डायरेक्शन में बी फील्ड लगाएं, तो फटाफट से डीमैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज होने के बाद उसमें रिवर्स डायरेक्शन में पोलैरिटी डेवलप हो पाए और हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करता है? ऐसा कई बच्चों के दिमाग में भ्रम रहता है कि सर जो हमने यहाँ पर प्राइमरी कॉइल लगाई और उसके बाजू में जो हमने सेकेंडरी कॉइल लगाई, सर प्राइमरी से तो आपने फ्लक्स निकाला और दुनिया के हर कोने से ये फ्लक्स होकर आएगा, तो बहुत सारा फ्लक्स तो ऐसा भी होगा जो हमारे इस सेकेंडरी कॉइल से गुजरा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सच बात है, अगर ये विचार है। इस विचार से बचने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट में एक चीज डेवलप की गई, वो है सॉफ्ट आयरन की कोर। हम लोगों ने जब मैग्नेटिक मटेरियल्स करके टॉपिक पढ़ा है तो उसमें एक बात सीखी है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो लाइनें दूर दूर भी आ रही हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, उन लाइनों को ये मटेरियल अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ ले आता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ ले आता है। We will call it as guidance to the field lines। ये फील्ड लाइन को गाइड करता है मटेरियल। गाइड करने का मतलब उन्हें ले जाने का रास्ता बताता है। अगर फ्लक्स पहले से ही मटेरियल के अंदर है तो ये मटेरियल इस फ्लक्स को अपने अंदर ही रहने देगा। जब बाहर वाले को ही खींच के अंदर ले आ रहा है तो जो पहले से अपने एंटी में आ गया है उसे छोड़ेगा कौन? तो इस वजह से यहां से जो फ्लक्स डेवलप होगा वो आप पाएंगे कि कभी भी इस सॉफ्ट आयरन के मटेरियल से भाग नहीं पाएगा, जबकि जहां जहां मटेरियल मौजूद है ये जो फ्लक्स है ये उस मटेरियल को फॉलो करता रहेगा, मटेरियल की तरफ जाता रहेगा, मटेरियल की तरफ जाता रहेगा। तो आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार से वो चाहे कॉइल एक के ऊपर एक ना भी लपटी हो, लेकिन सॉफ्ट आयरन की वजह से ये फ्लक्स इस तरह गाइड होगा कि ये सिर्फ सॉफ्ट आयरन की कोर में घूमता रहेगा। मैं इस कॉइल के बीच में से भी फ्लक्स बना दूं, हालांकि मैंने टुकड़ों टुकड़ों में फ्लक्स बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन ब्रोकन कर्व्स, जो कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं, उतना एक्यूरेट नहीं बन सकता इसलिए टुकड़ों में बना दिया, कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्लक्स जो है वो गाइड करता है। तो कोर का काम क्या है? फ्लक्स को गाइड करना, अपने थ्रू फ्लक्स को नचाते रहना। तो ये इस प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सॉफ्ट आयरन की कोर की वजह से इसी में रहता है। हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि जितना फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल से निकला वो कहीं इधर उधर नहीं भटका, जबकि सारा का सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजर गया। इस वजह से फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हुआ। जितना फ्लक्स हम प्राइमरी से गिनते हैं उतना ही सेकेंडरी में लिख देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी तभी वैलिड है मेरे बच्चों जब इस तरह का केस माना जाए कि प्राइमरी से जनरेट होने वाला सारा फ्लक्स सेकेंडरी से चला जाता है, और फ्लक्स की इक्वेशन से ही ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात हो गया खत्म। एक और चीज है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में किसी तरह का कोई पावर का लॉस नहीं होता, क्योंकि आप पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है। रेजिस्टेंस तो आउटपुट है जो हमने अप्लायंस को लगा दिया। ट्रांसफार्मर में सच कोई लॉस नहीं। ट्रांसफार्मर में दो इंडक्टर्स लगे हैं जो प्योर इंडक्टर है, इंडक्टर एनर्जी का लॉस नहीं करता। तो हम कहेंगे जितनी इनपुट एनर्जी दी उतनी ही आउटपुट एनर्जी भी रही होगी। और पावर का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो लिखोगे VI, पावर का फॉर्मूला VI, ये इनपुट यानी प्राइमरी का और ये सेकेंडरी का। तो E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी
इक्वल टू आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी, इस तरह से लिखा जा सकता है। जरा इस इक्वेशन को बहुत गौर से देखना बच्चा, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। अगर आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद है तो आप मानकर चलिए बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला जो भी न्यूमेरिकल होगा इसके बाहर नहीं आएगा। काम खत्म, यहीं पे सारी कहानी शांत हो जाएगी, सारे सवाल यहीं लग जाएंगे, सारी प्यास यहीं बुझ जाएगी टीचर की। जो भी सवाल पूछेगा न्यूमेरिकल पूछेगा यहीं से आएगा। कॉन्सेप्ट में पूछेगा कि कोर का क्या काम है, प्राइमरी में कब ज्यादा टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में कब ज्यादा टर्न्स होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप लिखवा दिया। सॉफ्ट आयरन का क्या काम है, अभी ये काम है बता दिया, फ्लक्स को गाइड करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी बता दिया, काम खत्म। दुनिया कहेगी कि आइडियल ट्रांसफार्मर थोड़ी होता है, बात तो सही है। देयर इज नो मटेरियल सच एज आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर तो नहीं होता, तो हमारे पास कैसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, रियल ट्रांसफार्मर्स। अब रियल ट्रांसफार्मर्स के अंदर पावर जो है वो कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, लॉस होता है। तो तीन प्रकार के लॉसेस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं। इस तरह पूछे जाते हैं कि आपका मतलब मजा आ जाएगी आपको कि यार ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल आखिरी का है लेकिन पेपर में यहां से जरूर आता है। तो यहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। बड़ा सस्ता सा है, पहला है कॉपर लॉस, दूसरा है फ्लक्स लीकेज, तीसरा है एडी करंट, आयरन लॉस। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपर लॉस क्या है, हम ये मानते हैं कि जो इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, शून्य, इसमें सिर्फ इंडक्टेंस है। परंतु है तो सारा वायर, और वायर है तो कॉमन सेंस है कि इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी ही सही। तो इन रियलिटी इंडक्टर के अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है उसकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। और तुम जानते हो कि चाहे जितनी रेजिस्टेंस हो, I स्क्वायर RT इज द हीट जनरेटेड। ये वो पावर है जो हमारा इंडक्टर कंज्यूम किए ले रहा है, हीट बन के ये गर्म होता जा रहा है, वायर हीट निकलती जा रही है वायर के बाहर। तो जो प्राइमरी कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है, जब दोनों में करंट बहेगा, प्राइमरी में सोर्स की वजह से और सेकेंडरी में इंड्यूस करंट बहेगा, तो फिर I स्क्वायर RT के अबाउट हीट, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हीट जो है वो फ्लो होती जाएगी और होती जाएगी तो फिर एनर्जी का लॉस आ जाएगा। हम उसको कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है ना। अगला देखो क्या है, फ्लक्स का लीकेज। फ्लक्स का लीकेज मैं आपको बताता हूं। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या किया हम लोगों ने, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने ये किया कि 100% बोल दिया कि फ्लक्स का लीकेज नहीं होने वाला है, हमारी गारंटी है कि फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ स्लाइट लीकेज ऑफ फ्लक्स। ये नहीं कहना चाहिए कि फ्लक्स बहुत ज्यादा लीक कर रहा है, लेकिन लीक तो कर ही रहा है। सॉफ्ट आयरन का कोर 100% एफिशिएंट नहीं होता, जितना भी फ्लक्स निकल रहा है और तेजी से बदल रहा है उसे 100% अपने में गाइड कर पाए, इतना एफिशिएंट कोई मटेरियल नहीं है। सॉफ्ट आयरन अपने आप में बहुत अच्छा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पर वो सारे फ्लक्स को 100% गाइड कर ले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो एजेस पर थोड़ा बहुत फ्लक्स इस सॉफ्ट आयरन की कोर के बाहर भी चला जाता है, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल में नहीं आ पाता। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बराबर मानकर ये फॉर्मूला लगाया था, तो 100% ये फॉर्मूला रियलिटी में एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आप बराबर का ईएमएफ चाहते हैं इंड्यूस सेकेंडरी में, बराबर के टर्न्स नहीं, आपको 10 12 15 ज्यादा ही टर्न्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्स लीकेज हो रहा था। अच्छा साहब, अगला कौन सा है, अगला है एडी करंट। एडी करंट की क्या कहानी आपको बताता हूं कि एडी करंट होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल नहीं है, अब ये जो प्राणी है वो एक शीट है। तो हमने इसे शीट की तरह बना लिया। अब इस शीट के थ्रू हमने कहा कि अंदर की दिशा में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो समय के साथ बदल रही है। मैं इंक्रीज होता हुआ मान लेता हूं। अब कॉमन सेंस है कि बी फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेंगे कि उसे अपोज करें। कैसे अपोज करेंगे देखना, करंट अगर ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड आएगी बाहर, अंदर बढ़ती हुई फील्ड को अपोज कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मिनिएचर करंट लूप्स बनते जाएंगे। मिनिएचर करंट लूप्स बनते जाएंगे।
मैंने बहुत गंदगी फैला दी है, बट याद रखिए एक के ऊपर एक मतलब कई तरह के लूप से इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए रहते हैं, ये मिनिएचर करंट लूप बन जाएंगे। हम इनका नाम भी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है। मिनिएचर लूप्स, हम कहेंगे ये कहीं और नहीं दौड़ रहे हैं, ये है तो सरफेस है तो ये सरफेस करंट बना रहे हैं, ये सिर्फ सरफेस पे करंट है, सरफेस करंट बना रहे हैं। इस तरह का करंट जो एक पर्टिकुलर सरफेस पे दौड़े, शीट पे आए और फ्लक्स के चेंज होने से आए, इसे एडी करंट बोलते हैं। इस एडी करंट को तुम आखिर कैसे पहचानोगे कि एडी करंट सच में है कि नहीं? तो मान लो कि तुम्हारे पास इस प्रकार से एक शीट है, ठीक, इस शीट को तुमने क्या किया, हैंग कर दिया। जब इसे हैंग करो और फिर इसे ऑसिलेट करो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऑसिलेटरी कंडीशन में ये इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा और धीमे धीमे समय के साथ ये डैम्प करेगा। 15-17 सेकंड लगते हैं डैम्प करने में। लेकिन यही काम अगर इसके साथ बी फील्ड लगाकर किया जाए तो बी फील्ड में ऑसिलेट करते हुए इसकी जो डैम्पिंग है ये बहुत तेज हो जाएगी, डैम्पिंग गोज फास्टर। भैया ध्यान देना, डैम्पिंग फास्टर हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो ये अपना पेंडुलम है वो जल्दी रुक रहा है, और जल्दी इसलिए रुक रहा है कि जो इंड्यूस करंट है वो उस कॉज को अपोज कर रहा है जिस कॉज ने इसे जनरेट किया, यानी इसके हिलने ने इस एडी करंट्स को जनरेट किया है वो इसे अपोज कर रहा है, इस वजह से ये जल्दी रुक जाता है। ये इसकी पहचान है कि हाँ एडी करंट होता है। और एडी करंट है तो लॉजिकली करंट आएगा तो इसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का करंट है तो इस आयरन के अंदर हीट भी जनरेट होगी, हम कहेंगे आयरन लॉस। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के बड़े शुद्ध तरीके हैं, वो क्या है गौर से देखो। हम लोग इस शीट के कई टुकड़े करते हैं और कई टुकड़े करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि इन सबको लेमिनेट कर दो। कैसे लेमिनेट कर दो? आओ देखो लेमिनेट करवा देते हैं। एक सॉल्यूशन होता है, जनरली हम लोग मार्केट में उसे वार्निश के नाम से जानते हैं। वार्निश की कोटिंग कर दीजिए, रात भर उसे सुखा दीजिए, इसके ऊपर एक बढ़िया लेमिनेशन हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वार्निश, तो कॉमन सेंस से इसे चिपका भी देंगे तो यहाँ का मिनिएचर करंट लूप आगे नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, यहाँ का करंट लूप आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो जो करंट लूप्स रहेंगे वो रहेंगे तो बहुत छोटे छोटे, और बहुत अत्यंत छोटे करंट लूप्स, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी यहां जनरेट हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि फ्लक्स को चेंज को रोकना है भाई, वो फ्लक्स का चेंज ही तो करंट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे किसी फर्जी अपोजिशन को खत्म करने के लिए इनके टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े करके इनको लैमिनेट कर देते हैं ताकि एक दूसरे से करंट ट्रांसफर ना हो। मिनिएचर करंट लूप्स और माइन्यूट बहुत छोटे इनसिग्निफिकेंट एरिया के हो जाएं। इनसिग्निफिकेंट एरिया होने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट इन मिनिएचर करंट लूप्स का होगा वो एरिया कम होने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम हो जाएगा और अपोज करने की टेंडेंसी इस एडी करंट की लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये रहे हमारे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, और इनसे कैसे बचा जाए उनके सिंपल तरीके। हम यहाँ पर अपने इस खूबसूरत से चैप्टर को एंड करते हैं। हमने आपको हाफ पावर पॉइंट वगैरह वगैरह सारी बातें बता दी, बैंडविड्थ बता दिया, ये भी बता दिया कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये बता दिया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस किस काम आ रहा है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद ये भी बता दिया कि लॉस कैसे होते हैं, उन्हें दूर कैसे किया जाता है या मिनिमाइज कैसे किया जाता है। सारा काम हमने आपको पढ़ा दिया। एसी करंट आज खत्म हो जाता है, हम इसके बाद एसी करंट नहीं लेने वाले हैं। अब हम लोग नया सेगमेंट पढ़ेंगे और कहेंगे कि हम ऑप्टिक्स में आ गए, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें अगर फॉलो करते रहेंगे पूरे साल तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को कंसीडर करते हुए जितने टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे आपके बोर्ड में बस उतना ही आएगा, इसलिए फॉलो करिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। ऑप्टिक्स में मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।